नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्याज किसानों के लिए सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने एनसीसीएफ और नेफेड को बफर स्टॉक के लिए सीधे किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का दिया निर्देश। खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्याज किसानों का पहले करना होगा पंजीकरण। उधमपुर के किसानों ने आय बढ़ाने के लिए हाइब्रिड प्याज के बीजों को अपनाया। किसान अपने साथी किसानों को हाइब्रिड प्याज के बीजों से तैयार पौधे बेचकर कमा रहे हैं बड़ा मुनाफा। देश के कई राज्यों में किसान रबी फसलों की कटाई के बाद अपने खेतों में मूंग एवं उड़द फसलों की कर सकते हैं खेती। इससे किसानों को लाभ के साथ साथ देश को दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मिलेगी मदद। देश की अर्थव्यवस्था में किसान दे रहे हैं महत्वपूर्ण योगदान। किसान खेती के साथ पशुपालन करके स्थापित कर रहे हैं नए कीर्तिमान। खेती और पशुपालन एक साथ करके बिहार के किसान भी हो रहे हैं लाभान्वित। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज की खरीदारी करेगी। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि नेफेड और एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट के बीच ये कदम उठाया है। पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने प्याज निर्यात पर लागू प्रतिबंध को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। पहले प्याज निर्यात पर रोक 31 मार्च 2024 तक वैध थी। गौरतलब है कि रबी फसल की प्याज बाजार में आनी शुरू हो गई है। खरीद के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्याज किसानों का पहले पंजीकरण करना है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए। और मार्च महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में गेहूं की खेती की जाती है। ऐसे में सरकार किसान भाइयों की पैदावार को बढ़ाने और उसे रतुआ रोग से बचाने के लिए जानकारी मुहैया करवा रही है। मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े के दौरान लगातार मौसम में हो रहे परिवर्तन से गेहूं की फसल में कुछ कीट एवं रोग लग सकते हैं, जिसको देखते हुए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं किसानों के लिए मार्च के दूसरे पखवाड़े यानी कि 16 मार्च से 31 मार्च तक के लिए सलाह जारी की है। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी सलाह में बताया गया है कि अभी किसान गेहूं की फसल में लगने वाले कीट एफिड माह एवं पीला रतुआ रोग का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। वहीं तेज गर्मी से गेहूं की उपज में कमी न आए, इसके लिए किसानों को कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए, ये जानकारी भी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि किसान आवश्यकता के अनुसार अभी गेहूं की फसल में सिंचाई करें। वहीं तेज हवा वाले मौसम में लेजिंग से बचने के लिए किसानों को सिंचाई नहीं करनी चाहिए ताकि उपज के नुकसान से बचा जा सके। मार्च के मध्य से अंत तक तापमान बढ़ने की स्थिति में किसान फसल को सूखे से बचाने और तनाव को कम करने के लिए 0.2% म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 400 ग्राम MOP का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या 2% KNO3 प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में 4.0 किलोग्राम 2 बार बूट लीफ पर और एंथेसिस चरण के बाद स्प्रे कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में एक किसान हाइब्रिड प्याज की बुआई कर रहा है और किसानों को तैयार हाइब्रिड प्याज के पौधे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा है। आलू और लहसुन जैसे पारंपरिक फसलों से हटकर सोमराज ने कहा कि इस साल सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संकर प्याज के बीज बोकर विश्वास की छलांग लगाई है। हमने पारंपरिक रूप से आलू, लहसुन, हल्दी, फूल और प्याज जैसी विभिन्न फसलें उगाई हैं। इस साल हमने संकर प्याज के बीज बोकर एक कदम आगे बढ़ाया है। हमने पहले ही पड़ोसी गांवों से सकारात्मक रुचि देखी है, जो कि वृद्धि का संकेत है। सोमराज की सफलता की खबर तेजी से पड़ोसी गांवों में फैल गई, जिससे संकर बीजों में उत्सुकता और दिलचस्पी जग गई। दूसरे गांव के किसान सोमराज की समृद्धि से प्रभावित होकर उनका अनुसरण करने के लिए उत्सुक हैं। ये हाई ग्रेड भी है, ये अभी थोड़ा
लेट हो गए थे ना हम देने को, फीवर भी ये अच्छा चला है। बड़े बड़े दूरों के गांव के लोग आए हैं, कालडी तो आए हैं, कालडी से आए हैं, बलेत्र से आए हैं, तो कसूरी से, मानी से, तनाल से, टालपड़ से आए हैं, आज लोड से भी आए थे। बड़े बड़े दूरों के लोग आए हैं, सब परूली ले रहे हैं इधर से। इस साल 1 kg की दी है, अगले साल हम कोई 2-4 kg का देंगे। इसका फायदा बहुत है इसका। हम तरमाड़ा से आए हैं परूली लेने के, प्याज के हाईब्रिड बीज है ये, इसका हमें फायदा लेना है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं ये लेने के लिए। गवर्नमेंट में बैलों ने ये बीज दिया है। जो हम देसी बीज लगाते हैं उसका कम फायदा होता है, ये हाईब्रिड बीज है इसका ज़्यादा फायदा होगा। महंगे वाले हमें गाइड करते हैं ये बीज लगाओ, ये लगाओ, ये इसका अच्छा फ़ायदा होगा, ये बीज बहुत बढ़िया है, हम यही लगाएंगे अच्छा बीज। फार्मर्स का जो वेजिटेबल में है उसको इनकम अपने आप बढ़ जाती है। जब एक कनाल में दूसरी क्रॉप्स लगाता है तो उसको 2 से 3 हज़ार रुपया मिलता है पर कनाल। पर जो वेजिटेबल लगाता है तो उसको उसकी इनकम जो है 20 से 25 हज़ार तक हो जाती है। वेजिटेबल में हमने कोशिश किया है कि फार्मर्स को हम हाइब्रिड वेजिटेबल की तरफ लाएं, और इसी के अंतर्गत हम फार्मर्स को इस बार ओनियन जो प्याज की खेती की तरफ ध्यान दिया है। पूरे उधमपुर में 340 हेक्टेयर के करीब हमारी ओनियन की खेती होती है, पर फार्मर्स जो है वो पहले देसी और वो जो अपने बीज लगाता था, हमने उसको इस बार हाइब्रिड वेजिटेबल की तरफ लाया है। और हाइब्रिड वेजिटेबल में जो अपना ओनियन का है, ओनियन की जो पनीरी तैयार की जाती है, जो वो उसके काफ़ी दाम मिलते हैं। देश के कई राज्यों में जहां किसानों के पास सिंचाई की उपयुक्त सुविधा मौजूद है, वहां किसान रबी फसलों की कटाई के बाद अपने खेतों में मूंग एवं उड़द फसलों की खेती कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इन फसलों की खेती से किसानों को जहां अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी, वहीं इससे देश को दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। ऐसे में जो किसान ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त किस्मों का चयन करना चाहिए ताकि कम लागत में अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सके। वैसे तो देश के अधिकांश क्षेत्रों में उड़द की बुआई का उपयुक्त समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक ही है, पर किसान जल्द तैयार होने वाली किस्मों की बुआई इसके बाद भी कर सकते हैं। अच्छी पैदावार तथा गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेने के लिए अच्छी प्रजाति का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जल के साधन, फसल चक्र व बाजार की मांग की स्थिति को ध्यान में रखकर ही किसानों को उपयुक्त प्रजाति का चयन करना चाहिए। देश में विभिन्न कृषि संस्थानों के द्वारा अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के लिए उड़द की अलग अलग किस्में विकसित की गई हैं। किसान इन किस्मों में से अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल किसी भी उन्नत किस्म के बीज का चयन कर सकते हैं। सामान्यतः ग्रीष्मकालीन उड़द की बुआई के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में चल रहे पूसा एग्री हाट में देश भर के प्रगतिशील किसानों ने स्टॉल लगाए हैं। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले प्रगतिशील एफपीओ किसान एसपी सिंह। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 318 किसानों के कृषि उत्पादों को यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया है। इस विषय पर एफपीओ किसान एसपी सिंह से बातचीत की गई। पूसा कृषि हाट में हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान एसपी सिंह मौजूद है, जिन्होंने अपने कृषि उत्पादों का एक स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है। ये बात करते हैं इनसे। आपने यहाँ ये जो स्टॉल लगा रखी है, इस पे क्या क्या मुख्य उत्पाद हैं और कहाँ से आप बनाते हैं? ये हमारा मेरठ में है, हमारा एक एफपीओ है और कुछ हमारे किसान जुड़े हैं, 316 इसमें किसान जुड़े हैं। उन्हीं के फार्मों पे हम तैयार कराते हैं। हमारे गन्ने के सभी उत्पाद है, गुड़, शक्कर, खांड वगैरह, और हमारे मस्टर्ड ऑयल है, सभी चावल है कई तरह के, और बाकी हमें बिस्किट वगैरह ये भी हम बनाते हैं अपने, जो फार्मर से लेकर जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। और कुछ हम गेहूँ है हमारे, जैसे बंसी गेहूँ है, ब्लैक व्हीट गेहूँ हैं, कुछ मल्टीग्रेन्स आटा भी हम बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक मशीन भी लगाई हुई है। हम जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं, हम उनके सामने उसकी पिसाई करके उनको उपलब्ध कराते हैं। ये प्लेटफार्म आपको मिला, ये कितना मददगार है? सर ये तो बहुत ही मददगार है। मैं तो पूसा का बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ इस मामले में, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के बीच में हमें एक इस तरह का अच्छा प्लेटफार्म दिया है। तो ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर ज़्यादातर किस चीज़ की डिमांड रहती है जो भी खरीदार आते हैं? सर यहाँ पे ज़्यादातर जैसे सीजन होता है सर्दियों में, तो गुड़, शक्कर, खांड वगैरह इसकी काफ़ी डिमांड रहती है, तेल की रहती है, चावल की काफ़ी डिमांड रहती है। और जैसे अभी हमने आटे का किया है शुरू, तो आटे का भी, और वैसे दालें वगैरह भी यहाँ पे सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे बिकती है और काफ़ी लोग भी आते हैं। आप
किसानों से उत्पाद खरीदते हैं, इनका मूल्य संवर्धन करते हैं, फिर बिक्री करते हैं। उन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और किसानों के उत्पादों का वाजिब दाम भी मिल रहा है। तो ये किस तरह की पहल है ये पूजा संस्थान की? सर, जो हम अपना जो एपीओ है, जो उसमें हमारे मेंबर सदस्य है किसान, उनसे भी हम महंगा सामान लेते हैं, उनको भी फायदा हुआ, और हम भी वैल्यू ऐड करके इसको बेच देते हैं। तो यहाँ से हमारे एपीओ को भी फायदा हुआ और कस्टमर को भी सस्ती चीज़ मिल जाती है और एक शुद्ध चीज़ मिल जाती है, ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाती है। इस तरह से सभी का किसान का भी भला हुआ और हमारा भी भला हुआ और कस्टमर का भी भला हुआ, हम तीनों का ही भला हुआ इससे। इस दुकान का कितना किराया है और किस प्रक्रिया के तहत मिलती है? सर, ये एपीओ को और प्रगतिशील किसानों को और स्टार्टअप को ये दुकान मिलती है। इनमें 5,000 मंथली इसका किराया है और जीएसटी 18%, तो कुल मिलाकर 6,900 रुपये इसका किराया बैठता है महीने का। ये थे उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रगतिशील किसान एसपी सिंह, जिनका मानना है कि एफपीओ के जरिए न केवल किसानों को जोड़कर उनके कृषि उत्पादों को यहाँ दिल्ली में बिक्री के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि खुद के साथ साथ अन्य लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने का बेहतर काम भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो मंगलवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 23 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,550 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,500 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की जोबट मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे नरमी के साथ हुए। 23 मार्च को यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,250 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 4,200 रुपए पर हुए। राज्य की ही खंडवा मंडी में 23 मार्च को सोयाबीन का भाव था 4,365 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदे 355 रुपए टूटकर 4,010 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 23 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,450 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 4,400 रुपए पर हुए। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है। जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। मंगलवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की भचाऊ मंडी में 23 मार्च को अरंडी का भाव रहा 5,882 रुपए। 26 मार्च को इसके भाव में 72 रुपए की नरमी आई और भाव 5,810 रुपए पर आ गया। राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहां 23 मार्च को अरंडी का भाव था 5,875 रुपए। 26 मार्च को इसके सौदे 5 रुपए नरम होकर 5,870 रुपए पर हुए। वहीं बात देश की दूसरी मंडियों की करें तो मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,000 रुपए, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी 5,350 रुपए पर बिकी। जबकि जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,400 रुपए पर हुए। 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया।
रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है। और इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। बिहार में सरसों की कटाई करें। अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं, यहाँ कद्दू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही खीरा भी बोएं। वहीं करेले और लौकी की बुआई करने का समय सही है। बिहार में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई अभी रोक दें। इसके अलावा मक्के के खेत की देखभाल करें। बिहार में मखाने की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही धान की रोपाई करते रहें। झारखंड में कद्दू की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहीं गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें, साथ ही आलू की खुदाई करते रहें। झारखंड में धान की रोपाई करें। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। अभी मूंग की कटाई कर लें। किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। किसान आम के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में करेले की बुआई कर सकते हैं। यह लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC
दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और एनसीआर में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंघला के आवास सहित कई ठिकानों पर छापा मारा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले मटियाला से पार्टी विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर 23 मार्च को छापेमारी की थी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत से कथित पत्रों के संबंध में एक पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों के बंटवारे से पहले ही शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी सूची जारी की है। अभी गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 40 नेताओं को शामिल किया गया है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एमपी के सीएम मोहन यादव, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को धार देने के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए भी 40 स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी और प्रमुख केंद्रीय नेताओं के अलावा फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया का नाम भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नई से भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने चेन्नई के कोयम्बेडू से अपना चुनाव अभियान शुरू किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, 2 महिला नक्सली भी शामिल। ये मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुरपट्टी के इलाके में हुई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर में हुई जवानों से मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव होते रहेंगे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है जिसे दूर करने की जरूरत है। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने कैप्रिकॉर्न शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला एवं संजय गोस्वामी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे हैं। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। धार के ऐतिहासिक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस दौरान परिसर के चारों ओर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।